प्यारे बच्चों, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति में आज जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो है वनों से लाभ। इसे पिछले चैप्टर में आपको वन के विनाश के कारण और वन विनाश को रोकने के उपाय महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बताया गया था। और ये वन से हमको क्या क्या लाभ है। वन से दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक प्रत्यक्ष लाभ और एक अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा जो अप्रत्यक्ष लाभ आता है उसमें हम अनुभव कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, हम अनुभव के माध्यम से ही हम उसको एक महसूस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वन से हमको जो लाभ प्राप्त होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो लाभ होता है वो प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ में क्या क्या लाभ होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है कच्चा माल। वन से उद्योगों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चा माल या वन से जो प्राप्त होता है वो उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में मिलता है। या यूँ कहा जाता है कि बहुत सारे जो उद्योग इसी वन पर आधारित है या वन पर निर्भर होते हैं। जैसे कि कागज उद्योग है, प्लाईवुड उद्योग है, लाख उद्योग है, रेशम उद्योग है और बहुत सारे खिलौने के सामान बनाने के लिए जो उद्योग स्थापित होते हैं वो कच्चा माल वन से ही प्राप्त होता है। तो वन से उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है और बहुत सारे उद्योग इसी वन पर निर्भर रहते हैं, इसी वन पर आश्रित रहते हैं। दूसरा जो आ जाता है प्रत्यक्ष लाभ में वो है जड़ी बूटियां। वन से ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां प्राप्त होती है जो औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी जड़ी बूटियां, पेड़ और कई जो पौधे जो एक औषधि के रूप में मानव जीवन को एक औषधि के रूप में प्राप्त होते रहता है। तो इस प्रकार से वनों से कीमती औषधि या जड़ी बूटियां प्राप्त होता है, ये प्रत्यक्ष लाभ है। तीसरा जो आता है ईंधन की लकड़ी। ईंधन की लकड़ी की भी वनों पर निर्भरता रहता है। प्राचीन समय में देखा जाता था तो अधिकांश ईंधन के रूप में वनों से प्राप्त लकड़ी को उपयोग किया जाता था। आदिवासी से लेकर एक बड़े जनसंख्या के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था ईंधन के रूप में। लेकिन धीरे धीरे अब कोयला और प्राकृतिक गैस ये ईंधन के रूप में आज प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन प्राचीन समय में लकड़ी के माध्यम से भोजन बनाने का काम या कई प्रकार के ईंधन का काम वनों से प्राप्त लकड़ियों से किया जाता था। चौथा जो है पशुओं का चारागाह। पशु के लिए चारागाह वन में उगने वाले छोटे छोटे घास और पेड़ की जो पत्तियां हैं वो पशुओं के चारागाह के लिए या पशुओं के भोजन के रूप में
वो प्राप्त किया जाता है। वहाँ पर पशुओं को एक चारे की प्राप्ति होती है। तो वन इस प्रकार से एक बड़े चारागाह के रूप में पशुओं के लिए प्राप्त होता है। घास फूस और टहनियों की जो पत्ते हैं उनको जो जानवर है, पशु है, वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पांचवा जो आ जाता है वो है आजीविका की प्राप्ति। आजीविका की प्राप्ति, वनों से बहुत सारा जो रोजगार, जैसे कि लकड़ी काटने का काम या लकड़ी चीरने का काम जो होता है, या वन से बहुत सारे जो फल प्राप्त होते हैं उसको इकट्ठा करने का, तेंदुपत्ता इकट्ठा करने का, ऐसे बहुत सारे वनों पर आश्रित जो रोजगार मिलते रहता है। 34 लाख लोग वनों पर आश्रित या वनों से रोजगार प्राप्त करके अपनी आजीविका का एक साधन बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से वन जो है आजीविका प्राप्ति का भी एक साधन या एक स्रोत बना हुआ है लोगों के लिए, और इससे एक बड़े वर्ग को रोजगार की प्राप्ति हुई है। बेरोजगारी इससे दूर हुई है। छठवां जो आ जाता है वो है सरकारी आय। वन से या वन उत्पादों से सरकार को एक बड़ी मात्रा में टैक्स या कर की प्राप्ति होती है। सरकार जो है उनको एक बड़ी मात्रा में कर या टैक्स के रूप में आय का एक स्रोत वनों से प्राप्त होता है। 1951-52 में वनों से प्राप्त होने वाला जो कर 15.22 करोड़ रुपए तक के इससे आय प्राप्त हुई है। वही देखा जाता है तो 2000 और 2001 की जब हम बात करते हैं तो एक राजस्व या कर के रूप में जो प्राप्त हुई है वो 250 करोड़ रुपए का हमारे जो देश को लाभ हुआ है वन होने के कारण, या वन उत्पाद से जो प्राप्त जो टैक्स होता है उससे 100 करोड़ रुपए तक के हमारे जो भारत है उनको विभिन्न वन से प्राप्त उत्पाद है उनको निर्यात करने से भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो सरकारी आय में बहुत बड़ा इससे लाभ वनों से प्राप्त होता है। अब आइए चलते हैं, दूसरा जो लाभ होता है वो लाभ है प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ के रूप में क्या प्राप्त होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मृदा अपरदन पर नियंत्रण। मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहा जाता है या भूक्षरण कहा जाता है। ये किस प्रकार से लाभ होता है तो देखते हैं। मृदा अपरदन, वर्षा होती है तो वर्षा होने के कारण या मूसलाधार जब वर्षा होती है तो तेज गति से मिट्टी का कटाव, वर्षा का जो जल है वो तेज गति से मिट्टी, जो कोमल मिट्टी होती है उसकी परत को बहाकर अन्यत्र स्थान ले जाती है और वो जो स्थान है वो बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है या अनुपजाऊ क्षेत्र बन जाता है।
तो वृक्ष जो रहते हैं, जिन भागों में वृक्ष हैं, वो वर्षा के जल या तेज बहाव के साथ में जो वर्षा का जल आता है तो मिट्टी को जकड़ कर या पकड़ कर रखती है मजबूती के साथ में, और वहाँ की मिट्टी को दूसरे स्थान पर जाने से रोकती है। तो इससे मृदा अपरदन पर नियंत्रण किया जा सकता है या मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मिट्टी के कटाव को ये वन रोकने में सक्षम होती है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ से जो होता है मृदा अपरदन पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा जो है बाढ़ों की रोकथाम के लिए, बाढ़ कई बार ऐसे स्थिति निर्मित हो जाती है कि मूसलाधार वर्षा, कई दिनों तक वर्षा, लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। आसपास का जो क्षेत्र है जलमग्न हो जाता है और बाढ़ का जल तेजी के साथ में प्रवाहित होता है, और तेजी से प्रवाहित होने के कारण नीचे के जो परत है वो धुल कर उस नदी के जल के साथ में अन्यत्र चला जाता है। लेकिन ये देखा जाता है जहाँ पर वृक्ष, जहाँ पर वन है, जहाँ पर वनाच्छादित है, जहाँ पर सबसे ज्यादा सघन वन मिलते हैं, वहाँ पर ये पेड़ पौधे उन मिट्टी को रोककर और वो तेज गति से जो वर्षा का जल होता है उसको रोकने में वो सक्षम हो जाता है। तेज गति से बाढ़ का जल प्रवाहित होती है, तो जहाँ पर वृक्ष है उस वृक्ष होने के कारण उनका जो बहाव है, उनका जो रफ्तार है वो कम हो जाता है, और कम होने के कारण सामने वाले जो मिट्टी है उनकी कटाव करने में या उनको बहाने में वो रोक लगाती है। तो इस प्रकार से बाढ़ों की रोकथाम वनों के कारण ही सुगम हो पाया है। तीसरा जो आता है वो है मरुस्थलों के प्रसार पर नियंत्रण। ज्यादा से ज्यादा जहाँ पर वृक्ष होते हैं तो वहाँ पर हमेशा वर्षा, और वर्षा के कारण वहाँ पर सघन वृक्ष देखने को मिलता है। तो वृक्ष है वो मरुस्थली जो प्रसार उनको रोकने में मदद करती है। यदि वृक्ष को काट दिया जाए या वृक्ष को नष्ट कर दिया जाए तो एक मरुस्थल बन जाता है या मरुस्थल का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि वृक्ष जहाँ पर है वो मरुस्थल के प्रसार या मरुस्थल की वृद्धि में ये नियंत्रण करते हैं। वो वन जो है ये अप्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत आता है। चौथा जो आता है वो जलवायु पर प्रभाव। वन जलवायु पर प्रभाव डालता है, जैसे कि तापमान। जिन भागों में वन सबसे ज्यादा है या वनाच्छादित क्षेत्र है वहां पर का तापमान कम रहता है, तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को प्रभावित करता है। जिन भागों में वन नहीं है, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान का क्षेत्र है, ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर देखेंगे वन कम होने के कारण उन भागों में तापमान सबसे ज्यादा रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान वहां पर सर्वाधिक रहता है। लेकिन वहीं हम जाते हैं असम मेघालय की तरफ वनाच्छादित क्षेत्र में, तो वहां पर का तापमान कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में भी वहां पर लोग पर्यटन के रूप में वहां पर घूमने जाते हैं।
क्योंकि वहाँ की जलवायु है शीतल मंद और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है। वही हम राजस्थान की तरफ पश्चिमी क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ पर वन नहीं होने के कारण भीषण गर्मी पड़ती है और लू चलती है। तो जलवायु को भी ये प्रभावित करता है। इसके बाद में पांचवा जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देती है। वन जहां जहां पर वन है तो उन वनों की जो पत्तियां हैं नीचे गिर जाती है और नीचे गिर कर वो सड़ते गलते रहती है और सड़ कर वो एक जीवाश्म का निर्माण करती है और उस जो भूमि पर जहां पर ये पत्तियां सड़ गल कर वो एक खाद का रूप या जीवांश के रूप में निर्मित होती है तो एक उपजाऊ परत वहां पर निर्मित होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देने में भी वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमारे जो आसपास जो अगर खेत है तो खेत के मेड़ में या उनके आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वो पत्तियां झड़कर उस भूमि पर मिले और सड़कर वहां पर एक उर्वरता भूमि या उसके उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए एक मजबूती के साथ में कार्य कर सके। तो जिन जिन भागों में वन है या जहाँ जहाँ पर पेड़ या वृक्ष लगाए गए हैं तो उसके नीचे की जो भूमि है वो एक उर्वरता वाली भूमि पैदा करती है। छठवां जो आ जाता है वो है वर्षा कराने में सहायक। जिन भागों में वन अधिक है या वनाच्छादित क्षेत्र है, वनाच्छादित क्षेत्र जहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वनाच्छादित क्षेत्रों में, जैसे कि असम, मेघालय, जो मासीन राम का क्षेत्र है वनाच्छादित क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर वन। वहीं हमारे जो छत्तीसगढ़ में देखते हैं बस्तर का जो क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र है तो यहाँ पर वन होने के कारण वन जो है बादलों को आकर्षित करते हैं, बादलों को आमंत्रित करते हैं और उनके कारण तेजी के साथ में ऐसे भागों में वर्षा होती रहती है। तो वर्षा कराने में भी ये सहायक है। जहाँ जहाँ पर वन देखने को मिलता है वहाँ पर भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा होते रहती है। तो इस प्रकार से आज देखते हैं तो वनों से कौन कौन से लाभ होता है, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ के रूप में वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण या उपयोगी, निःशुल्क और प्रकृति का एक उपहार माना जाता है जो मानव जीवन के साथ साथ विभिन्न कार्यों के लिए ये हमको लाभ प्राप्त करती है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमको बचाकर रखना चाहिए। तो आज के चैप्टर में वन के क्या क्या लाभ है उसके बारे में बताया गया। अगले चैप्टर में और बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।